Hello everyone. So we are back with another chapter called transfer of heat. हेडिंग डाल देते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इस चैप्टर में हम हीट ट्रांसफर के बारे में मेनली बातें करेंगे। हीट एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को ही हम हीट बोलते हैं। एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है। अच्छा। एंड विच कैरेक्टराइजेज द थर्मल स्टेट ऑफ मैटर, कि किसी मैटर की थर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है या कैरेक्टराइज करती है। ये हीट जो होती है ना, एक बॉडी से, मान लीजिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, इसी की हम स्टडी करने वाले हैं। और क्यों हीट ट्रांसफर होता है? एक्चुअली हीट ट्रांसफर हैपन्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आपने देखा कि एक बॉडी का कुछ टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, तो कुछ डिफरेंस है। T1 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर दो बॉडी है, उनका टेम्परेचर एग्जैक्ट सेम है, तो वहां पे हीट ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं उठता। ओके। और हीट जो है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हीट में कोई डायरेक्शन नहीं होती कि हीट देखो इस दिशा में जा रही है। ओके। तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और इसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला के जैसा ही होता है डिमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि एनर्जी है तो डिमेंशनल फॉर्मूला भी एनर्जी वाला ही हम यूज करते हैं। एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। ओके। और ऐसा ही यूनिट की जब जब मैं बात करूँ तो हीट इज इक्वल टू, सॉरी, हीट की जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल। और प्रैक्टिकल यूनिट हम कैलोरी में भी मापते हैं। कैलोरी में जो एक कैलोरी है ना, वो 4.18 जूल के बराबर होती है। ओके। अच्छा, बात हो रही थी कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो देर आर थ्री मोड्स थ्रू विच the heat can be transferred from one body to the another body. So the first mode क्या है? So modes of heat transfer. Modes of heat transfer. तो पहला मोड हम लेते हैं कंडक्शन। देखो कंडक्शन क्या होता है, इससे पहले मैं लिख देता हूँ कि तीनों और कौन से मोड है थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो सेकंड इज कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन। अच्छा, अब हम एक एक को पढ़ने जा रहे हैं कि कंडक्शन क्या होता है। ओके। कंडक्शन क्या है? एक मोड है किस चीज का? हीट ट्रांसफर का। एक्चुअली कंडक्शन में क्या होता है ना, जब हीट ट्रांसमिट होती है ना, तो एक बॉडी से, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ए एंड बी में हीट ट्रांसफर हो रही है, ए टू बी। ठीक है, ऐसे। ठीक है। तो इसमें ये, जैसे मान लो ये गर्म पानी है, हॉट वाटर, या फिर कोई और हॉट मेटल है। तो कंडक्शन में क्या फॉर्मूला होता है? थ्रू कंडक्शन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट लीव देयर पोजीशन। ऐसा नहीं होगा कि पानी उछल के इसमें चला जाएगा, तो वो कंडक्शन नहीं माना जाता। ठीक है ना? ऑल राइट। तो कंडक्शन में क्या होता है
पार्टिकल मूव नहीं करते एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन टाइप। कहते हैं कि और अच्छे से समझते हैं, जैसे मान लो ये कोई सॉलिड बॉडी है, ये गर्म हो रही है, वार्म हीट दे रहे हैं इसको, मीन ये हीटेड है। अगर इसके कांटेक्ट में बी को कोल्डर बॉडी को रख दूं, तो कंडक्शन में पहला कंसेप्ट यही है कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट फ्लो होता है। क्या होता है कि जो गर्म बॉडी होती है ना, जो हॉटर है, उसमें जो पार्टिकल्स है ना, गर्म होने की वजह से लेस डेंस हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, और इसमें ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और ये जो वाइब्रेशन एनर्जी है ना, वो कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, तो हीट ग्रेजुअली मूव्स फ्रॉम हॉट टू कोल्डर एरियाज। ओके, क्योंकि ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है ना, ये नेबरिंग जो पार्टिक बॉडी है उसमें एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो सपोज इफ यू पुट ए मेटल स्पून इन हॉट टी, मान लो आप चाय पी रहे हो, ओके, हीट, गर्म चाय है, ओके, अगर आप उसमें मेटल का स्पून डाल दो, तो हैंडल जो होता है ना स्पून का, चम्मच का, वो गर्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम। सो क्या होता है कि हीट ट्रेवल्स थ्रू द स्पून बाई कंडक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चम्मच के अंदर चाय घुस गई, बाहर लग जाती है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो सब्सटेंस जो होता है ना, वो मूव नहीं करता, ओनली एनर्जी मूव्स, और ये मोस्टली है ना, मोस्टली हैपन्स इन सॉलिड्स ओनली, ओके, क्योंकि मेटल्स आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ओके। अच्छा, वुड है, जैसे लकड़ी है, एंड प्लास्टिक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स, तो उनका क्या यूज लेंगे, उनको हम इंसुलेटर की तरफ यूज लेंगे। जो आपके घर में कुकर होता है ना, किसका बना होता है, मेटल का, एल्यूमिनियम का। तो अब आपको गर्म कुकर को अब अगर चूल्हे से नीचे उतारना है, तो उस कुकर का हैंडल देखिए, किसका बना होता है, प्लास्टिक का, रबर का, ठीक है। क्योंकि जो कुकर गर्म है, मेटल, उसके ऊपर हमने प्लास्टिक लगा दी, तो हमारे हाथ नहीं जलेंगे। तो सब चीज़ों का अलग अलग यूज केस है। अच्छा, तो कंडक्शन में दूसरा टॉपिक आता है कंडक्शन में, थर्मल कंडक्टिविटी, कि भाई कंडक्शन है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। ऐसे ही समझ में आ गया कि ये चालक अचालक की बात हो रही है, राइट, कि चालक कितना है कोई मेटल। तो ये क्या होता है कि इसका डेफिनेशन ये होगी कि अमाउंट ऑफ हीट, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्टर इज गिवन बाय क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, के एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम अपॉन एल। तो एक एक को समझते हैं इस टर्म को, ये फॉर्मूला कैसे हुआ। ए क्या है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, टी कितना टाइम बीत गया, तो टाइम लैप्स्ड। के क्या है, इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी,
ठीक है। स्मॉल एल क्या है? इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो चालक है, तार है, वायर है, जो भी है, उसकी लेंथ क्या है? ओके। तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू, तो क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू ए कंडक्टर। एक चालक है, मान लो आपके पास कोई मेटल, अब अपन कोई हीट दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस चालक के थ्रू कितनी हीट 30 सेकंड में प्रवाह होगी या फ्लो होगी या ट्रांसमिट होगी। उसका फॉर्मूला ये होता है के इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी स्मॉल टी अपॉन लेंथ। अच्छा, ये तो हो गया अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। ओके। अब हम बात आती है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। रेट ऑफ, ये जो ट्रांसमिशन रेट होती है ना, ट्रांसमिशन, ये दौड़ने की, हीट दौड़ रही है, उसकी दर क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्टर, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से कि ये हीट फ्लो है, ये दर है। डेल्टा क्यू टोटल अमाउंट ऑफ हीट अपॉन डेल्टा टी। तो क्या आंसर आया? आंसर आता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ये डेल्टा टी टाइम डिफरेंस या टी, ये दोनों सेम ही है, तो टी से टी कट गया। तो फॉर्मूला ये काफ़ी जगह हम यूज करने वाले हैं, के ए टेम्परेचर डिफरेंस इंटू, आई मीन बट्टा स्मॉल एल। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी? थर्मल कंडक्टिविटी थी कैपिटल के। ठीक है, ऑल राइट। अब हम बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस की। थर्मल रेजिस्टेंस से समझ में आता है कि रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ का विरोध हो रहा है। मतलब किसका हो रहा है? थर्मल का, कि ऊष्मा का जो प्रवाह है ना, उसको रोकने के लिए कोई चीज़ है, उसके बारे में बात हो रही है। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हीट फ्लो H इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वॉज इक्वल टू के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी को ऊपर, के ए को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एल अपॉन के ए है ना, इसी को हम थर्मल रेजिस्टेंस नॉर्मली बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर इक्वल टू एल अपॉन के ए, ये फॉर्मूला हो गया थर्मल रेजिस्टेंस का। ओके। अच्छा, तो अपन इस फॉर्मूले को दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू डेल्टा टी ऊपर, नीचे हम लिख सकते हैं आर थर्मल, राइट। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू आई आर, या फिर I इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R। तो ये तो R जो था ना, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही थी। ओके, इसको हम इक्विवेलेंट ऐसे रख सकते हैं कि H इक्वल टू क्यू बाई टी है ना,
इसको हम इलेक्ट्रिक करंट के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, आई से डिनोट होता है। तो देखिए Q बाई टी यहाँ पे है, तो I इक्वल टू ये L बाई के ए, ये R हो गया, ऊपर हो गया V, ठीक है ना। सो तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा टी है ना अपना, वो अपना वोल्टेज के इक्विवेलेंट के हम रख सकते हैं, और R थर्मल को हम R इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट रखेंगे। अच्छा, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक रोड्स। ओके, जब दो मेटेलिक रोड्स को हम एक के बाद एक सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ऐड करते हैं, ओके, इसकी कंडक्टिविटी है K2, इसकी लेंथ है L2, ओके, एरिया A2, एरिया A1, लेंथ L1, ओके, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, K1। अब हमें निकालना है K इक्विवेलेंट, ओके। मान लीजिए यहाँ से हम हीट फ्लो भेज रहे हैं, तो H है ना, हीट पहली रॉड के अंदर H1, दूसरी में H2। आप देखिए हीट ऐसे फ्लो करेगी, तो आपको पता चल गया कि H इक्वल टू H1 एंड H2, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर हीट फ्लो की वजह से T1 है, या जंक्शन पे T है, और इस कोने पे इस रोड का जो ये सिरा है, यहाँ पे समझ लीजिए टेम्परेचर जो है T2, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस लेके हीट फ्लो निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ठीक है, ए एंड बी के बीच में, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ए बी के बीच में हम हीट फ्लो का फॉर्मूला लिखेंगे Q बाई टी का, ठीक है ना। तो हमने Q बाई टी का फॉर्मूला ईजाद किया था, क्या होता है कि इसकी K क्या है, K1 थर्मल कंडक्टिविटी, A1 टेम्परेचर T1 माइनस T अपॉन लेंथ L1, H1 इक्वल टू H2, ये वैल्यूज रख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा, K2 A2 टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T2, इस तरफ T2 माना है मैंने, यहाँ पे T माना है जंक्शन, ऑलराइट, बटा L2, ओके। मान लीजिए लेट A1 एंड A2 इक्वल है, तो A एंड A2 कट जाएंगे, ठीक है। अब L2 को इससे गुणा कर देते हैं, L1 को इस तरह गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो K1 L1 T1 माइनस T K2, ओके, ये L2 इससे गुणा हो रहा है, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ L1 हो गया T माइनस T2, ओके। अंदर गुणा करा देते हैं, अंदर गुणा कराएंगे तो K1 L2 T1 माइनस को माइनस लिख देते हैं, इस तरफ क्या होगा, K2 L1 इंटू T माइनस K2 L1 T2, ओके। अब देखो प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव है इधर ले आते हैं, तो प्लस हो जाएगा K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2, इसको इस तरफ ले जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है
कि ये टी हमें ज्ञात करना है जंक्शन वाला, तो एक तरफ कर लेते हैं K2L1 टी प्लस K1L2 टी। तो यहाँ से टी कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा राइट हैंड साइड, K2L1 प्लस K1L2। तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जंक्शन का टेम्परेचर K1L2 प्लस K2L1 T2 अपॉन ये बटा में लिख देते हैं। अच्छा, हमें जंक्शन का फॉर्मूला मिल गया कि जंक्शन पे जब हीट फ्लो होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए दो रोड के जंक्शन का, यहाँ का। ओके, तो एक इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, अब ये जो रोड रखी हुई है इसका डायग्राम अलग से भी बना देता हूँ एक जगह और। T1 T2 और T, यहाँ से हीट फ्लो हो रही है H, K1 K2 समथिंग लाइक दिस, L1 L2। हम क्या करेंगे ना, हम देखते हैं कि अब दोनों सिरों को यहाँ से लेते हैं पूरा। सपोज ये एक पूरी रोड है और उसका इक्विवेलेंट समझ लेते हैं, इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है ये के इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अब जो हीट फ्लो है ना पूरी में, रोड दोनों कंबाइंड रोड में वो होगा सेम H, तो के इक्विवेलेंट टोटल एरिया टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2। ओके, यहाँ A क्या है, A1 प्लस A2, क्योंकि हम कंबाइंड रोड का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, देखो ये H है और एक ये भी H है, H1, ये H2, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ऑलराइट, ये हमने रोड को, दोनों रोड को एक रोड मान के करा है, ठीक है। अब मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अच्छा, आप एक चीज़ याद करो, H1 का वैल्यू, H1 का वैल्यू ये था K1 A1 T1 माइनस T अपॉन L1, ठीक है। ओके, अब ये भी इस एज के इक्वल ही होगा, ये पूरी रोड में जितनी हीट फ्लो करती है वो पहली रोड में भी फ्लो करेगी। और इस जो इक्वेशन है ना थर्ड इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू ऑफ टी पुट करो, तो उसको आप सॉल्व करोगे ना तो ऐसे आएगा H और H1 इक्वल टू K1 K2, यहाँ पे बस टी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी फाइनली वैल्यू ये आने वाली है K1 K2 इंटू ए डेल्टा टी T1 माइनस T2 के अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। अब आप है ना एक चीज़ को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को बराबर करो। क्यों, ये हमने पूरी रोड मान के की और ये मैंने फर्स्ट रोड के लिए करी है, फर्स्ट रोड।
तो H1 इक्वल टू H इक्वल टू H1 है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ K1 K2 इंटू 8 T1 माइनस T2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1 इक्वल टू K इक्विवेलेंट A T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2। अब देखिए डेल्टा टी से तो डेल्टा टी गया, ए से ए गया। अब के इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ रही है, K1 प्लस सॉरी K1 इंटू K2 और ये इस तरफ लेके जाओ L1 प्लस L2 अपॉन ये है ही। ओके, तो ये इक्विवेलेंट का वैल्यू है, कंडक्टिविटी जो इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली। किसमें, ये है अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में। सिंप्लिसिटी के लिए अगर इफ L1 इक्वल टू L2 तो देखो क्या होगा, के इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के सीरीज राइट K1 K2 ऊपर आ गया 2L, L प्लस L हो गया, ये रख दिया हमने K1L प्लस K2L, L से L कट जाएगा। तो के इक्विवेलेंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में K1 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफ A1 इक्वल टू A2 एंड L1 इक्वल टू L2 तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। तो ये हमने दो रोड रख रखी है, एक रोड का एरिया A1 मान लिया, दूसरे का A2, दोनों की लेंथ सेम मान ली। अब हम इस साइड से हीट फ्लो भेज रहे हैं। अब इन दोनों में रोड में हीट फ्लो अलग अलग होगा, ये H1 और इसमें H2। दोनों की कंडक्टिविटी हमने देख ली, अज्यूम कर ली कि K1 K2 है। ऑल राइट, अब हम पता करेंगे कि जो Kp होता ना, K इक्विवेलेंट, वो क्या होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ लिख लेते हैं H1 हीट फ्लो 1 कि पहली जो रोड है उसके थ्रू हम हीट फ्लो है, तो ऐसे समझते हैं कि T1 और T2 दोनों कोनों में ये कॉमन होगा। देखो ये दोनों रोड साइड मिली हुई है, दोनों साइड, तो इस तरफ T1 मान लेते हैं, उस तरफ सामने की तरफ T2 मान लेते हैं, ठीक है ना, T1 T2 एंड T1, ठीक है। ऑल राइट, तो हीट फ्लो जो H1 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली रोड का कंडक्टिविटी, उसका एरिया अपॉन लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस। H2 सिमिलरली होगा K2 L2 A2 अपॉन L T1 माइनस T2। अब जो H नेट है ना, टोटल हीट फ्लो, वो होगा H1 प्लस H2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो देखो इसमें T1 माइनस T2 बाहर आ रहा है अंदर। अच्छा, L भी बट्टा में बाहर आ सकता है, दोनों में कॉमन है, तो अंदर रहा K1 A1 प्लस K2 A2। तो ये अपनी हो गई हीट नेट या टोटल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये पूरी रोड ना एक सिंगल रोड मान लेते हैं। तो सिंगल रोड में क्या होगा, हीट फ्लो सपोज Q बाई टी टोटल H, ठीक है ना, वो हमने मान रखा कि टोटल हीट फ्लो है H नेट है, उसके इक्वल क्या होगी, K इक्विवेलेंट पूरी रोड का समझ रहे हैं और उसका एरिया A1 A समझ रहे हैं, लेंथ L है,
T1 माइनस T2, इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी एच नेट है और ये भी टोटल एच नेट है। तो T1 माइनस T2, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ इक्वेशन 3 से, K1A1 प्लस K2A2 इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू A अपॉन L T1 माइनस T2। देखो T1 माइनस T2 अपॉन L है ना, दोनों जगह से कट जाएगा, तो K इक्विवेलेंट क्या आया, K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A। A क्या है, टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या है, क्योंकि A इक्वल टू A1 प्लस A2 है। अब K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, कंडक्टिविटी। ओके, अगर इफ A1 और A2 बराबर है तो K1A ऐसे कुछ ले लेते हैं, K2A अपॉन A प्लस A। ठीक है, नीचे 2 A हो गए, ऐसे कट गए। K इक्विवेलेंट इक्वल टू K प्लस K2 अपॉन 2। ठीक है, ऑल राइट। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जिसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ formation and growth of ice on a lake। आपको एक सवाल आ जाए कि एक लेक है और उस पर आइस बन रही है, तो सवाल ऐसे हो कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ आइस टू इंक्रीज फ्रॉम D1 टू D2। मान लो यहाँ पे कोई लेक है, ऊपर वाली परत पे ना एक आइस शीट बनी हुई है जिसकी थिकनेस क्या है, D1 थिकनेस। इस थिकनेस को D2 बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो ये होता है T इक्वल टू रो LF D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन 2KT। तो रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस। LF क्या होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अच्छा, K क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, किसकी, आइस की। और T क्या है, टेम्परेचर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वाइडमैन फ्रेंज लॉ। वाइडमैन फ्रेंज लॉ। अच्छा, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइडमैन फ्रेंज लॉ द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K and electrical conductivity sigma is same for all metals at a particular temperature। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर T है, किसी भी मेटल को उठा लीजिए और उनका थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो उठा लीजिए, वो सेम मिलेगा।
ये लो है, ऊपर क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, नीचे क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस वुड बी सेम फॉर ऑल metals at particular temperature, ठीक है ना। और इसको मैथमेटिकली लिखूं, एंड ऑल्सो proportional to proportional to absolute टेम्परेचर। दो चीज है इसमें, एक तो कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो है ना वो सभी मेटल्स के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेम रहेगा, एंड जो अब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना मेटल का उसके समानुपाती रहेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि अपॉन सिग्मा टी इज कांस्टेंट वेयर कैपिटल टी इज व्हाट अब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, ये तो कंडक्शन की बातें हो गई। अब हम सेकंड मोड ऑफ जो हीट फ्लो है उसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को है ना पहले मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है ना। मान लीजिए वाटर ले लेते हैं, एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से एक आग लगानी स्टार्ट करी, फायर। इस कंटेनर में कुछ पानी रखा हुआ है। जैसे ही ये पानी यहाँ से देखो, सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, ये जो बॉटम पे है हीट, क्योंकि इस एरिया में हम हीट दे रहे हैं, तो बॉटम का पानी है ना वो हीट होना स्टार्ट होगा। जब पानी हीट होता, कोई मेटल हीट होता तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, तो हल्के हो जाते हैं, लाइटर। तो लाइटर है तो ऊपर जाएंगे, तो गर्म हो के पानी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अगेन ये जो कोल्ड पानी है ना, मान लीजिए येलो से मैं दिखा रहा हूँ कोल्ड पानी है, उनका कंपेरेटिवली हॉटर वाटर मॉलिक्यूल से डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, उनका वेट ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ पे चक्कर आ जाएंगे। अगेन ये वापस से गर्म बुलबुले ऊपर जाएंगे, और ऊपर ऊपर जाके ऊपर वाली सतह पे नीचे जो ऑलरेडी ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कंडक्शन में हमने कहा था कि पार्टिकल मूव नहीं करते, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, तभी हीट एनर्जी फ्लो होती है। कंडक्शन में था सिर्फ एनर्जी मूव करती है, इसमें क्या मूव करते हैं, पार्टिकल्स विथ एनर्जी मूव करते हैं। ओके, ठीक है। ये तो एक नेचुरल कन्वेक्शन हो गया कि हॉट पार्ट क्या करते हैं, एक एक्सपैंड होंगे और लेस डेंस हो गए, तो वो कॉन्सिक्वेंटली दे राइज एंड अपर कोल्डर पार्ट इज रिप्लेस्ड। फिर ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे जब तक कि सारा पानी, मतलब हमने फायर सोर्स है वो बंद नहीं किया। एक होता है, अच्छा ये क्या है, ये है नॉर नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। दूसरा कन्वेक्शन में पार्ट आता है फोर्स्ड, कि कोई फोर्स कर रहा है कन्वेक्शन के लिए। अच्छा, कोई जैसे मान लो मैंने पंप लगा दिया यहाँ पे, वो अगर फोर्स कर रहा है, या कोई दूसरा फिजिकल बाय सम फिजिकल मीन्स हम किसी चीज को फोर्स लगा के मूव अप कराते हैं, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। कॉमन एग्जांपल्स देखो, ह्यूमन है, उसका किंग हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है, तो
तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, वो क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल है। या फिर एक ऑटोमोबाइल, मेरे पास इंजन है तो हम पानी डालते हैं उसमें, तो कूलिंग सिस्टम या फिर कोई कूलेंट डाल दिया या जो भी है, कूलिंग सिस्टम जो है ऑटोमोबाइल इंजन का, वो भी किसका एग्जाम्पल है, फोर्स्ड कन्वेक्शन का। या फिर फोर्स एयर हीटिंग सिस्टम होता है ऑफिस में, ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड टाइप ऑफ हीट फ्लो पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसे टाइप का प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, लेकिन इंटरवीनिंग जो मीडियम है ना, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पानी को गर्म करने के लिए हमें कुछ मीडियम लगाना पड़ा, जो भी लगाना पड़ा, इसमें क्या होता है, एक मीडियम की जरूरत ही नहीं है, इसको हीट नहीं करना, नो हीट इंटरवीनिंग। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर कैसे होता है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ओके। देखो, एक कोई बॉडी है, इस पर कोई एनर्जी आती है, जो एनर्जी ऐसे इनकमिंग एनर्जी होती है ना, उसको हम बोलते हैं, मान लो रेडिएंट एनर्जी क्यू है, जो रेडिएट होके आ रही है, तो रेडिएट एनर्जी क्यू। एक टर्म होती है इंसिडेंट, इंसिडेंट इंसिडेंट का मतलब होता है किसी सतह से टकराने से पहले जितनी भी एनर्जी, इनकमिंग एनर्जी है ना, या इनकमिंग फॉल है, फॉल होती है, द एनर्जी विच फॉल्स ऑन द सरफेस जस्ट बिफोर इंटरेक्टिंग विद इट, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट। तो कुछ एनर्जी क्या करता है कि जैसे मान लो अब्जॉर्ब हो जाती है, अब्जॉर्ब नाम की टर्म क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जॉर्व कर लेना, मतलब जैसे कोई सूरज की किरणें आई, किसी ठंडी चीज़ पर पड़ी, तो वो खुद को पहले ऐसे ऑब्जॉर्व करेगी, ठीक है, तो उसको ऑब्जॉर्ब एनर्जी बोलते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ए से, इंसिडेंट। अच्छा, एनर्जी का कुछ पार्ट है ना ऑब्जॉर्ब हो गया, तो एक होता है क्यू आर, ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाना। मान लो ये मैंने शीशा रखा हुआ है, मिरर, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी है ना। मैंने नाम गलत लिख दिया क्या, ओके। क्यू टी क्या है, ये है ट्रांसमिटेड एनर्जी, मतलब आर पार हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो मान लीजिए टोटल रेडियंट एनर्जी क्या थी, क्यू वन, क्यू अब्जॉर्ब कितनी हुई, क्यू ए, रिफ्लेक्ट कितनी हुई, क्यू आर, ट्रांसमिट कितनी हुई, क्यू टी। ये मैं लिख सकता हूँ, तो मैं क्यू का भाग दे देता हूँ सब में, क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू, क्यू टी अपॉन क्यू इक्वल टू वन, ठीक है। अब है ना, हम इसकी जगह ए लिख देते हैं, इसकी जगह आर लिख देते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं, टी,
ए क्या है? अब्जॉर्बिंग पावर। तो ए क्या है? अब्जॉर्बिंग पावर। अब्जॉर्बिंग पावर और अब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं, अब्जॉर्बेंस, अब्जॉर्बटेंस, सॉरी। ओके। आर को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग पावर और रिफ्लेक्टेंस। अच्छा, टी को क्या बोलोगे आप? ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ बॉडी और ट्रांसमिटेंस। ऑल राइट। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं कि कुछ कॉमन टर्म्स एंड पॉइंट्स क्या क्या है इसी के रिलेटेड। सम कॉमन टर्म्स एंड पॉइंट्स। तो अब्जॉर्प्टिव पावर, ये क्या है? ये क्या है? रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय ए गिवन टाइम, अब्जॉर्ब्ड बाय इट इन ए गिवन टाइम टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो इसी को बोलते हैं क्यू बाई ए को, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना है। ये सेम ही है, मतलब कि क्यू बाई ए है ना, वही है, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। अच्छा, और इसमें ना हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हम एक दो और इसमें चीज़ें जोड़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि एक परफेक्टली अगर कोई ब्लैक बॉडी हो, परफेक्ट, सॉरी, एकदम ब्लैक बॉडी होगी तो सोचो क्या हो सकता है? वो सारी सारी एनर्जी ना अब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसकी जो ये एब्जॉर्प्टिव पावर है वो मैक्सिमम होगी एंड यूनिटी होगी वन। ओके। तो एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल। अच्छा, अब्जॉर्प्टिव पावर के आगे स्पेक्ट्रल लग जाता है तो उसकी उसका फॉर्मूला कैसे होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए लेमडा से। वो होता है रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच इज क्यू absorbed by a surface to the radiant energy incident। अच्छा, क्यू ए तो है ऊपर, जितनी जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हुई है, नीचे क्या है? रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, कितनी एनर्जी इस पे फॉल हुई। तो इस रेशियो को हम किसके सापेक्ष में देखेंगे? फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। लेमडा, तो उसका जो फॉर्मूला है ना, ऐसे बनता है। ये तो हो गया अपना अब्जॉर्प्टिव पावर, 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे आ जाएगा ए लेमडा। ये क्या है? स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर, और डी लेमडा के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है जो कि कहीं आपसे पूछी जा सकती है एंड आगे के लेक्चर्स में काम आएगी। उसका नाम है इमिसिव पावर। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है? कुछ एमिट कर रही है, एमिट करने की पावर।
तो इमिसिव पावर E इक्वल टू क्या होगा? इमिटिव पावर E इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी पर सेकंड पर यूनिट। एनर्जी है किसी बॉडी से बाहर रेडिएट हो रही है, ठीक है ना, पर सेकंड एंड पर यूनिट एरिया। अब तो हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो E इक्वल टू क्या होगा? ऊपर तो एनर्जी डेल्टा क्यू या क्यू, ये एनर्जी इस बॉडी से बाहर की तरफ रेडिएट हो रही है। इमेसिव मतलब इमिट करना, पर सेकेंड मीन्स डेल्टा टी कर दो, पर एरिया मीन्स एरिया कर दो। तो ये फॉर्मूला बाय डेफिनेशन बन गया। अच्छा, इसमें भी अगर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर निकालें तो एक बार फॉर्मूला ऊपर वाला हमने देख लिया, ऑब्जॉर्प्टिव वाला, तो ये भी हम निकाल लेंगे कि भाई किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इमिसिव पावर जो होगी वो इस तरीके से होगी, 0 से इन्फिनिटी लैम्बडा। ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हो गई ये वाली, एंड डी लैम्बडा इंटीग्रेशन के साथ करेंगे। अब एक चीज और आती है, एमिसिविटी। इमिसिविटी 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 ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर के ऊपर इमिसिविटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर, क्या था, ई टू टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये जो ई है ना नीचे वाला, ये किसका है इमिसिव पावर? ये है ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इमिसिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं से तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। सिंबल को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसको डिनोट कर रहा है? एमिसिविटी को। अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं जो हम बार बार वर्णन कर रहे थे कि भाई परफेक्टली ब्लैक बॉडी का सिद्धांत क्या है। ओके, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम पहले ही बोल चुके हैं, इज द वन विच कंप्लीटली अब्जॉर्ब्स द रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स। कि कोई भी वेवलेंथ हो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उन सब वेवलेंथ को वो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी ना। रेडी पूरा अब्जॉर्बिव पावर क्या होगा इसका? ए इक्वल टू 1। रिफ्लेक्ट क्या होगा? 0। ट्रांसमिट क्या होगा? 0। आई बात समझ में? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कंडीशन होती है ये, अब्जॉर्ब पूरी एनर्जी को, रेडियंट एनर्जी को वो क्यू को अब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, परफेक्ट अगर रिफ्लेक्टर हो तो रिफ्लेक्टर में क्या होगा कि ए तो 0 होगा, अब्जॉर्ब कुछ नहीं किया, ट्रांसमिट कुछ नहीं किया, पूरी की पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया। कहते हैं कि आइस की है ना रिफ्लेक्टिव पावर मैक्सिमम होती है। अच्छा, तो परफेक्ट जो ट्रांसमीटर हो कि सारी एनर्जी को ट्रांसमिट कर दे, तो उसका अब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? 0। रिफ्लेक्टिव पावर क्या होगी? 0। ट्रांसमिटिव पावर क्या होगी? यूनिटी 1। ओके, ऑल राइट। अच्छा, एक नेक्स्ट चैप्टर है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ
लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ लॉ को पहले हम मैथमेटिकली समझते हैं, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। मैथमेटिकल फॉर्मूला है E1 अपॉन A1 E2 अपॉन A2 इक्वल टू E। ये किसके लिए? ब्लैक बॉडी। ओके, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन ये बोलता है कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू अब्जॉर्प्टिव पावर, ऊपर वाला इमिशन वाला है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो है अब्जॉर्प्टिव पावर, अब्जॉर्ब करने वाला, ठीक है ना। इनका रेशियो है ना इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस एट द सेम टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं, ओके, सारी बॉडीज के लिए, तो उनकी जो इमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो है ना सभी सरफेस के लिए सेम रहेगा। एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? किरचॉफ्स लॉ ये भी बताता है, इट इम्प्लाइज कि गुड अब्जॉर्बर अब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। जो अच्छा अब्जॉर्ब कर लेता है ना वो अच्छा एमिट भी करता है, मतलब रेडिएटर भी है। ओके, ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं स्टीफन्स लॉ। ओके, स्टीफन लॉ क्या बोलता है? स्टीफन लॉ का पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं। एक्चुअली स्टीफन ने ये बोला था, क्या बोला था कि इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसको लिख लेते हैं भाई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए उसने बात की है कि इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स अब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो हो गई इमिसिव पावर किसकी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। और टी क्या है? अब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ई इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं, सिग्मा टी की पावर 4। ओके, ये अब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी की पावर टी नॉट की पावर 4। टी नॉट क्या है? ये ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, ये जो सिग्मा क्या है? ये स्टीफन का कांस्टेंट है। ऑल राइट, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसकी इमिसिविटी ना एप्सिलॉन है। फॉर ए बॉडी whose emissivity is epsilon, तो स्टीफन लॉ को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इमिसिव पावर इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 और एक
और फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल रेडियंट एनर्जी Q emitted by a body by surface area A in time t, कि मुझे अगर टोटल रेडियंट एनर्जी निकालनी हो कि कितनी रेडियंट एनर्जी रेडिएट हुई है Q या एमिट हुई है बॉडी, किसी बॉडी से जिसका सरफेस एरिया क्या है A इन टाइम t, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q इक्वल टू टोटल एनर्जी Q इक्वल टू एरिया टाइम इंटू एमिसिविटी इक्वल टू ए टी एप्सिलॉन, ये मैं E की वैल्यू ऊपर से डालता हूँ T की पावर 4। अब हम बात करते हैं रेडियंट पावर की। रेडियंट पावर क्या चीज़ है? Okay, radiant power is like the energy radiated by the energy radiated by a body per unit time। तो P इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब फॉर्मूले में ऐसे हो गई, एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में मेरे पास एनर्जी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए टी एप्सिलॉन सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4 अपॉन टी, राइट। और अब ऊपर भी टी भी है, राइट, ये वाला, ठीक है। P इक्वल टू ए एप्सिलॉन सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4, ये फॉर्मूला हो गया रेडियंट पावर का। अच्छा, इफ ए बॉडी एट टेम्परेचर T इज सराउंडेड बाय अनदर बॉडी एट टेम्परेचर T नॉट, मान लो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है T, वो एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर जो है T नॉट, वो उसके सराउंडिंग में है T नॉट, या फिर ऐसे T नॉट की ये बॉडी हो गई और एक T बॉडी है, तो T के सराउंडिंग में क्या है T नॉट, जिसमें T नॉट जो है T से छोटा है, तो एनर्जी फ्लो है ना, हीट फ्लो इस तरफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला ऐसे बनेगा एप्सिलॉन ए सिग्मा T4 की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, क्या बन गया, ये एक टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, राइट। ऑल राइट। अगर मान लीजिए ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन लॉ कैसे सस्टेन करेगा एनर्जी, अच्छा, तो इसकी एनर्जी एमिसिविटी है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा T4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अच्छा, ये एमिसिविटी नहीं, ये तो हो गई परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, यही मुझे एनी किसी भी बॉडी के लिए चाहिए, तो एमिसिविटी होगी एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग का लॉ क्या है, न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी, कि जो बॉडी है वो कूल किस दर से हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। बहुत ही इजी सा मैथमेटिकल फार्मूला बनने वाला है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है, रेट ऑफ जो कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ये सराउंडिंग का हो गया, और ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर। और जहाँ डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, तो के क्या होगा इसमें, कांस्टेंट। अच्छा, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है ए, टेम्परेचर 40 डिग्री, दूसरी बॉडी बी, टेम्परेचर 60 डिग्री। सराउंडिंग जैसे सराउंडिंग है दोनों पे, उसका टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री। तो बी जो है वो फास्टर रेट से कूल होगी, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर जो है डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। तो डी क्यू बाई डी टी, सेम फॉर्मूला हम ऊपर वाला डेराइव भी कर सकते हैं। एनर्जी जा रही है इसलिए माइनस क्यू, समानुपाती टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब हमने एक चीज़ देखी थी कि डी क्यू का फॉर्मूला जो है ना, अभी नहीं कराऊंगा बट ये हमें याद होगा, इक्वल टू एम सी डी टी। एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो डी क्यू की जगह हम ये रख देते हैं, माइनस एम सी डी टी अपॉन डी टी टी माइनस टी नॉट। ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टी इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव है इसलिए इस समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और ये भी कांस्टेंट है तो हम इसको रख देते हैं के टी माइनस टी नॉट। ओके, तो हमने डी क्यू की जगह वैल्यू रख दी एम सी डी टी। अच्छा, ये समानुपाती का प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना होता है, ये भी कांस्टेंट है तो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, अच्छा इसके नीचे भी कुछ था ना, देखते हैं, डी टी था। ओके, तो सेम सिंबल को एक तरफ लाते हैं, टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस टी को उधर लेकर चले जाते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक इंटीग्रेशन लगा देते हैं, टी टाइम टी इक्वल टू 0 से टी तक, टेम्परेचर T1 से T2 तक। अब 1/x का जो समाकलन या इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग x होता है ना, तो 1 पूरा इसको x मान लो, तो होगा लॉग ऑफ नेचुरल लॉग t माइनस टी नॉट T1 से T2। इधर क्या होगा, के टी, लिमिट T0 से T तक। तो ये वाली तो सिंपली माइनस के टी हो गई, तो नीचे वाला जो वैल्यू है टी का 0 है। इधर देखो क्या होगा, नेचुरल लॉग T2, टी की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस टी नॉट माइनस नेचुरल लॉग T1 माइनस टी नॉट।
अब log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। तो के टी नेगेटिव है इक्वल टू नेचुरल लॉग टी टू माइनस टी ज़ीरो अपॉन टी वन माइनस टी ज़ीरो। ओके, अब इसको हम लॉग नेचुरल एन, जो नेचुरल लॉग है ना उसको लॉग 10 में कन्वर्ट करना हो बेस, तो हम क्या करते हैं 2.303 से गुणा कर देते हैं एंड देन लिखते हैं कि लॉग 10 ऑफ सेमनन राम। ओके ओके, हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसको लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर डी टी बाई स्मॉल टी, ओके, इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट की बात हो रही है। अब इस टी को ना एक टी वन टी टू के बीच का एवरेज लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर टी टू माइनस टी वन, ये टी माइनस ज़ीरो, तो टी इंटू माइनस के टी वन प्लस टी टू बटा दो माइनस टी नॉट। ठीक है ना, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। ओके, इसको आप याद रखना, डायरेक्ट जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें हम यूज करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में दो चीज आती है, एक ग्राफ है, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं फिर समझते हैं। ग्राफ है इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ लैम्बडा के बीच में। तो कहते हैं कि एक लैम्बडा ऐसा होता है, लैम्बडा मीन या मैक्सिमम जो भी है, तो जिसमें क्या होता है ना कि जैसे लैम्बडा बढ़ा वेवलेंथ तो इंटेंसिटी बढ़ती है, और एक टाइम के बाद ये एक पीक आ जाता है, ठीक है ना, उस लैम्बडा के बाद इंटेंसिटी घटती है। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर कुछ कुछ बॉडीज ली, उनका टेम्परेचर अलग अलग रखा, अगर मैंने थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा दिया, उसका लैम्बडा जो मीन या मैक्स, द इंटेंसिटी, द लैम्बडा एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, वो पहले आ जाती है। अगर और टेम्प जैसे ये तो टेम्परेचर टू हो गया टी टू, और थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा लिया टी थ्री, लैम्बडा एम थ्री, तो जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डिफरेंट बॉडीज़ का, हमने कुछ टी वन टी टू टी थ्री लिया, तो जो लैम्बडा एम थ्री इज ग्रेटर देन लैम्बडा एम टू इज ग्रेटर देन, अच्छा ये सॉरी अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ, लेस देन लैम्बडा टू, लैम्बडा एम टू, लैम्बडा एम वन। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा है ना तो कम वेवलेंथ पे ही उसकी इंटेंसिटी की पीक आ जाती है। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या है कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इज ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एज शोन इन दिस डायग्राम, जो जिसमें एट ए गिवन टेम्परेचर है ना, कुछ टेम्परेचर लिया अलग अलग बॉडीज का अलग अलग,
इनिशियली द इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन जो है, इंटेंसिटी थर्मल रेडिएशन की वो बढ़ती है विथ एन इंक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे इस तरफ वेवलेंथ जैसे 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 बढ़ेगी तो थर्मल जो रेडिएशन है वो, इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन बढ़ती जाती है, एक पॉइंट पर वो मैक्सिमम पहुंचती है, रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉल्ड लेमडा m1। ठीक है, फिर उसके फर्दर में अगर इंक्रीज करूं वेवलेंथ, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ बियॉन्ड लेमडा m1, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ई लेमडा ड्रॉप्स, स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, अब नेक्स्ट जो एक और लॉ है है उसका नाम है वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ओके, तो इसका है ना, सीधा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये कहता है कि ये जो लेमड़ा मैक्स था ना, एट विच द इंटेंसिटी पीक्ड और इंटेंसिटी वाज मैक्सिमम एट ए गिवन टेम्परेचर, इनटू, तो इस लेमड़ा एम इंटू टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट। ओके, और किसी बी नाम के वेरिएबल के कांस्टेंट के बराबर होती है। बी क्या है? ये बी इज वीएन्स कांस्टेंट। ओके, और इसकी बी की वैल्यू जो है वो होती है 2.89 इंटू 10⁻³ एम केल्विन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वीएन्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब गुणा प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, कि वो वेवलेंथ लेनी है जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of body is constant। तो ये फॉर्मूला है वीएन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोलर कांस्टेंट। तो सन की बात हो रही है, राइट, सूरज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं जिससे समझ में आएगा कि ऐसे सूरज के चारों तरफ है ना अर्थ घूम रही है और बीच में जो है सूरज तपा हुआ है। ये क्या करता है? चारों तरफ डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करता है। ओके, और ये है अपना अर्थ, ब्लू। ऐसे घूम रहा है। तो अब देखो, सूरज तो एक गोल है, स्पीयर, उससे जो भी वेवलेंथ्स की जो भी हीट निकलेगी वो तो सारी दिशा में सेम रहेगी। तो अब हम देखेंगे कि सोलर कांस्टेंट है क्या। द सोलर कांस्टेंट इज लाइक द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय 1 square centimeter area of a surface placed normally टू द सन रेज। मतलब सन रेज ऐसे आ रही तो उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर में 1 स्क्वायर मीटर की कोई सौर ऊर्जा रख दूं, सोलर प्लेट रख दूं। ओके, तो हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय 1 square centimeter area of a surface placed normally to the सन रेज एट मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ। अर्थ देखो ऐसे इलिप्टिकल पाथ में घूमती, तो हम लेते हैं मीन डिस्टेंस, ठीक है ना। मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। मतलब कि अर्थ के ऊपर में एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पट्टी रख दूं, ठीक है ना, तो कितनी हीट रिसीव होती है उस 1 सेंटीमीटर एरिया के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट। तो डेफिनेशन ये हुई, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द
sun by 1 square centimeter area of a surface placed normally to the sun rays at mean distance of the earth from the sun is known as solar constant, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। तो देखो टोटल हीट कितनी रिसीव हो रही है, डी क्यू बाई डी टी। नीचे क्या बोल रहा है कि एक, जैसे इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, मान लीजिए आर, कैपिटल आर है ना, वो अर्थ और सन के बीच की मीन मीन डिस्टेंस है, और सन की रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है ना। तो जो चारों तरफ एनर्जी है उसका मैं अगर पूरी एनर्जी लेके, ओके, उसमें इस एरिया का भाग दे दूं, ठीक है ना, टोटल एरिया का, तो मुझे वो एक जो बात कर रहे हैं सोलर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आ जाएगी डी क्यू बाई डी टी और एरिया। तो समझ लेते हैं कि 4 पाई r² है ना इस बात की, क्योंकि ये गोला है, सर्किल नहीं है, ठीक है ना। तो S इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हम देख सकते हैं कि हमने पहले फॉर्मूला निकाले तो इसमें क्या लिखा कि सिग्मा एरिया ऑफ सन टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4, ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। नीचे क्या है कि इस एरिया की ये जो सर्कल गोला बन रहा है स्फेयर, इसका एरिया क्या होना चाहिए, वो होगा 4 पाई R², ठीक है ना। तो अब हमें ये ए एस का भी वैल्यू पुट करना है, सन भी एक स्फीयर है, तो उसका एरिया होगा R², क्योंकि स्मॉल आर जो है, सॉरी स्मॉल R², 4 पाई स्मॉल आर जो है वो सन की रेडियस है। टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4, 4 पाई R², 4 पाई से 4 पाई गया, तो S इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा, ये स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों की पावर 2 साझा लिख सकता हूँ, और टी की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये आ गई सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, और यहाँ पे अपना चैप्टर होता है ख़त्म।